अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखेल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदीना स्वात, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुक लॉ। इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है वो, इसका डायग्राम, इसका स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्रिंग, स्प्रिंग का डिफिनीशन, इसके टाइप्स, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किन किन बातों पे स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, फिर इसकी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हुक लॉ। हुक लॉ के लिए हमने एक मेश स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर किया है। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक मेश के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं मेश स्प्रिंग सिस्टम। जब इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये एक्सपेंड होगा। मीन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मीन इस पे वर्क डन होगा, और यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। तो फिर इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस पे यहां एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मेश वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन मीन पोजीशन पे ये इनर्शिया की वजह से अगेन ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। अगेन इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। इज इट क्लियर? तो यहां से ये बात जहन में रख लें, मिसकंसेप्शन, अक्सर लोग इसको गलत डिफाइन करते हैं, या ये बात जहन में रख ले कि जितना ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन ज्यादा होगा तो इतना ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? दूसरा, जितना ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन ज्यादा होगा इतना ही रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। The restoring force is directly proportional to the expansion or compression. ओके, मीन जितना एक्सपेंशन या कंप्रेशन ज्यादा होगा इतना ही रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा। इस बात को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूं होगा कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो जब हम यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है एक्सपेंशन या कंप्रेशन, लेकिन यहां नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग की वजह से आएगा, रिस्टोरिंग की वजह से। इज इट क्लियर? F is equal to minus kx. This is the mathematical form of Hooke law. Is it clear? Okay. ये तो बात हो गई हुक लॉ की, लेकिन इसमें एक लफ्ज यूज हुआ K। याद रखिए, इस K को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट।
लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। द stiffness stiffness of a spring is called स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड और मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर ले तो मैथमेटिकली इस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम हुक लॉ से यू लिख सकते हैं कि के एस इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स। ओके, के इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स। ओके, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट के का। लेकिन यहां से एक बात और भी लिख ले, अगर एक सिस्टम वर्टिकल फॉर्म में हो कि ये एक स्प्रिंग है और यहां हमने एक मेज अटैच किया है, इसका वेट है mg, तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट को हम यू लिख सकते हैं के इज इक्वल टू वेट मीन mg डिवाइड बाई x। ओके, अगर हम इसकी यूनिट की बात कर ले, यूनिट, तो यूनिट फोर्स का यूनिट हमारे साथ है न्यूटन, और ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन इसका जो यूनिट होगा मीटर, न्यूटन पर मीटर। यहां से हम इसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रख ले कि स्प्रिंग कांस्टेंट and surface tension have safe unit. Surface tension have same unit. याद रखिए सरफेस टेंशन होता है द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो न्यूटन पर मीटर होगा। अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर ले, इसके टाइप्स की बात कर ले तो हमारे साथ टू टाइप्स बनते हैं। अगर वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो वो हमारे साथ होगा हार्ड स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो, लेस हो, लो हो, तो वो हमारे साथ होगा सॉफ्ट स्प्रिंग। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये भी होगा कि यहां से अगर हम बात कर ले के इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स, तो याद रखिए अगर इस तरह हो जाए कि इस एक्सपेंशन को हम डबल कर दे, x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ओरिजिनल, तो फिर ये स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ होगा? नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्सपेंशन डबल हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा? डबल होगा। इज इट क्लियर? रिस्टोरिंग फोर्स भी डबल होगा, तो इसका रेशियो ये के हमारे साथ हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर ये अप्लाइड फोर्स हो, अगर फोर्स डबल हो जाए तो फिर एक्सपेंशन डबल होगा, अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी? कांस्टेंट। इसका मतलब यह कि स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स और कंप्रेशन या एक्सपेंशन पर डिपेंड नहीं करती। तो फिर हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर ये स्प्रिंग कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करती है? तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस। तो इसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है।
तो इसके लिए हमने एक लफ्ज इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस, ये बराबर होता है स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेंथ। ओके, आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे कि ये यंग मॉडुलस या इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओके, अगर हम इसको कुछ जो लिख ले, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर इस डिवाइड बाय को हम मल्टीप्लाइड बाय में चेंज कर दे तो ये होगा L डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ। याद रखिए ये चेंज इन लेंथ जो है, इसमें की लेंथ में जो चेंज आया है इसको हमने रिप्लेस किया है x से, और ये जो फोर्स है ये हुक लॉ के मुताबिक ये बराबर होगा kx की। तो फिर हम इस यंग मॉडुलस को कुछ यू लिख सकते हैं, तो फिर ये यंग मॉडुलस बराबर होगा वाई एस इक्वल टू एफ की जगह आएगा के एक्स और एल अपनी जगह डिवाइड बाई ए और डेल्टा एल की जगह आएगा एक्स। तो ये एक्स एक्स के साथ कैंसल, तो यहां से यंग मॉडुलस एस इक्वल टू के एल डिवाइड बाई ए। अगर यहां से हम k का वैल्यू फाइंड कर दें तो k एस इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई एन। यहां से तीन बातें होंगे, ये स्प्रिंग कांस्टेंट तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक, ये स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यंग मॉडुलस को। सिमिलरली ये स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और द थर्ड वन पॉइंट, द स्प्रिंग कांस्टेंट के एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इन तीन बातों पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स। ओके, इसको इस फार्मूले को हम यू भी लिख सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के एस इक्वल टू वाई, इस एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल, क्योंकि ये स्प्रिंग एरिया और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ली है, तो पाई आर स्क्वायर। और इसको हम डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2। ओके, फिर अगर हम किस तरह एरिया ज्यादा होने से स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होने की वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इसका कॉम्बिनेशन की बात करनी है, कॉम्बिनेशन। अगर पहला टू टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक हमारे साथ है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारे साथ होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इस सीरीज की बात कर ले कि ये एक स्प्रिंग हमने लिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका K2 है, इसको हमने सीरीज में कंबाइन किया, तो देख ले इसका लेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेंथ ज्यादा तो स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डिक्रीज। इज इट क्लियर? इसको स्ट्रेच करना आसान होगा, इसकी स्टेफनेस क्या होगी, कम होगी।
इसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज होता है वो ये होता है 1 ओवर के इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर के 1 प्लस 1 ओवर के 2। अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो तो फिर ये के आप लोगों ने दोबारा एक डायग्राम ड्रा करना है, तो फिर 1 ओवर के इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर के इक्वेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई के। मीन अगर इस सिर्फ के इक्वेलेंट की हम बात कर दें तो के इक्वेलेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के डिवाइड बाई 2। अगर हमने जनरली n सेम स्प्रिंग कांस्टेंट कंबाइन किए हैं, n सेम स्प्रिंग कंबाइन किए हैं, तो फिर इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि के इक्वेलेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के डिवाइड बाई n। इज इट क्लियर? अगर हम पैरेलल की बात कर ले तो पैरेलल में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ यू कंबाइन किए होंगे। ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये दूसरे स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इस तरह 3 so on। अगर आप लोग देख ले तो ये कंबाइन हो रहे, इस तरह कंबाइन हो रहे हैं, इसका एरिया ज्यादा हो रहा है। जब एरिया ज्यादा हो रहा है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। इसको स्ट्रेच करना इतना आसान नहीं होगा, इसका स्टेफनेस ज्यादा होगी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह फॉर्म में होगा कि स्प्रिंग के इक्वेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर हमने n नंबर को कंबाइन किए हैं लेकिन डिफरेंट, फिर ये इस तरह होगा कि K इक्वेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस एंड सो ऑन। ये n नंबर्स के लिए, n नंबर्स के लिए। अगर n नंबर सेम स्प्रिंग कांस्टेंट हो, अगर ये भी k है और ये भी k है और दूसरा भी k है, तो फिर इस फॉर्मूले को हम यूं लिख सकते हैं कि k इक्वेलेंट इज इक्वल टू n k। अगर 2 कंबाइन किए हैं तो ये इसके लिए फिर ये फॉर्मूला ये होगा कि k इक्वेलेंट इज इक्वल टू 2k। याद रखें, जब स्प्रिंग को हम सीरीज में कंबाइन कर लेंगे तो इसका जो k इक्वेलेंट होगा वो कम से कम वैल्यू से भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम इस स्प्रिंग्स को पैरेलल में कंबाइन कर लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा से भी क्या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इट्स ऑल अबाउट स्प्रिंग कांस्टेंट एंड ऑल अबाउट हुक लॉ। इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को गेन किया होगा, क्योंकि आने वाले टॉपिक स्प्रिंग कांस्टेंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने बेस बना दिया, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।